हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग क्लास 10 के उस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने के लिए जा रहे हैं। तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक देखे। तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक चीज़ देखा हम लोगों ने, नो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को देखा, अच्छे तरह से समझा। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे की चीज़ को देखेंगे। आज एक नया टर्म के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। उस टर्म का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे। इससे पहले जो आपने पीछे नोट्स बनाया, उस नोट्स में एक चीज़ को और ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? इसे कॉन्सेप्ट में हम लोग कर देते हैं कि एंगल के बेसिस पे हम लोग हाउ टू डिसाइड द रेयर मीडियम, how to decide the rare medium, denser medium, on the basis of how to decide the rare medium on the basis of angle of incidence and angle of रिफ्रैक्शन। इस बेसिस पे हम लोग कैसे उस चीज़ को देखेंगे वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या देखे थे कि एक लाइन है, ऊपर में रेयर मीडियम, ये हमने अभी डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक ठाक है। एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ऐसे पास हो गया। ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड। सबसे पहले पूछेगा क्या रिफ्रैक्शन हुआ? हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि लाइट ने अपने रास्ता को क्या किया? चेंज कर दिया। लाइट एक्चुअली में जाना इस तरफ जा रही थी, चली गई इस तरह से। रिफ्रैक्शन हुआ। अगर आप नोट से बनाएंगे रिफ्रैक्शन हुआ तो हम कहेंगे यस। क्या कहेंगे? यस, क्योंकि रास्ता इसने क्या किया? लाइन को इसने क्या किया? चेंज किया। तो बताओ रेयर मीडियम कौन सा है? तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। इसका मतलब एंगल आई क्या है? रेयर मीडियम। एंगल आई क्या हो गया? रेयर मीडियम। और एंगल आर क्या हो गया? वो डेंसर मीडियम हो गया। सही है। सेकंड, अगर मैं लाइट को इस तरह से पास करूं, बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाऊं और इसको एंगल आई मानूं और ये एंगल आर कहूं, सही है। तो सबसे पहले पूछेगा क्या रिफ्रैक्शन हुआ? क्या रिफ्रैक्शन हुआ? यस रिफ्रैक्शन हुआ। यस रिफ्रैक्शन हुआ। यस रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों रिफ्रैक्शन हुआ? कि लाइट एक्चुअली में इस कंडीशन में जाना चाहती है, लेकिन इसने रास्ता को क्या किया? इसने रास्ता को बदला है, इसलिए रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक ठाक है, ये रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन एंगल आई क्या होगा? एंगल आई डेंसर मीडियम होगा। एंगल आई क्या होगा? डेंसर मीडियम। एंगल आर क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। हाउ आई कैन से दैट? बिकॉज एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। जो एंगल बड़ा होगा वही रेयर मीडियम कहलाएगा, जो एंगल छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम होगा। दो कंडीशन हो गया। एट लास्ट थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में अगर ये गया और लाइट ऐसे ही चली गई, ठीक ठाक है, सीधी पाथ में चली गई, एंगल आई और एंगल आर, तो आपसे कहेगा क्या रिफ्रैक्शन हुआ? तो हम कहेंगे नो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक ठाक। क्यों रिफ्रैक्शन नहीं हुआ? क्योंकि एंगल आई किसके इक्वल हो गया? एंगल आर के इक्वल हो गया। सही है। तो एंगल के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ या क्या हुआ, वो चीज़ हम लोग एंगल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। पूरा रिफ्रैक्शन चैप्टर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिस पे पढ़ा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई चीज़ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली ए टर्म, एक टर्म है। किसको आइडेंटिफाई, किसको सीखने के लिए? रिफ्रैक्शन को सीखने के लिए
एक नया टर्म आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। पहले एक बार इसका एक बैकग्राउंड इसको तैयार कर लें। सपोज दैट मैं यहाँ पे दो मीडियम को लिया, सपोज दैट मैंने एक वाटर को लिया और यहाँ एयर रखा। सेकंड केस में भी सपोज दैट मैंने ग्लास रखा और टॉप पे क्या रखा, एयर को रखा। दोनों कंडीशन में रे ऑफ लाइट को सेम डाला, सही है। आई क्या था, सेम था, सही है। इसमें आई और इसमें भी आई, दोनों क्या था, सेम था। तो ऑफकोर्स इसमें रास्ता बदला, ऑफकोर्स रास्ता बदला, किसी में कम बदला, किसी में ज़्यादा बदला, सही है। यहाँ पे क्या कहता है, ये वाटर में थोड़ा डेंसिटी इसका कम होता है, लिक्विड होती है तो ऐसे वैसे भी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसका कम है, सॉरी, इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी कम और ग्लास की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो इसमें लाइट ने अपना रास्ता कम बदला है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन कम हुआ और इसमें रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्लियर है, ये बात तो तय है कि रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट अपना रास्ता बदली तो रिफ्रैक्शन हो गया, ये बात तय है। लेकिन किस में रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ, किस में रिफ्रैक्शन कम हुआ, ये डिसीजन कौन करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेगा। तो मैं एक लाइन में कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन। मैग्नीट्यूड रिफ्रैक्शन का मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ या कम रिफ्रैक्शन हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड करेगा। ठीक ठाक है, इसमें कम रिफ्रैक्शन हुआ, इसमें क्या हो गया, ज़्यादा। और कम का मतलब क्या, ये समझे, ये मान लिया जाए ये इस तरह से ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। देखो इसमें मैथमेटिकल अप्रोच है, ज़रा समझना। ये लाइट ऐसे पास किया, सही है, यहाँ पे हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया, सही है। तो इस हिसाब से ये आई और ये आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। समझ लो थोड़ा सा, इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो। ये 60 तो ये भी क्या होगा, आई इक्वल टू, ये वर्टिकली, अभी तो कोई फिजिक्स नहीं लग रहा, लेकिन लाइट एक्चुअली में जाना चाह रहे थे किस तरफ, इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन चली गई इस तरफ, चली गई इस तरफ चली गई। अब ये जो 60 था ये दो पार्ट में टूट गया, ये आर जो था ये दो पार्ट में टूट गया। अगर सपोज दैट ये एंगल 40 होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर ये एंगल 20 होगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सही है ना। जिसका यह पोर्शन ज़्यादा, जिसका यह पोर्शन ज़्यादा, यानी इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यह ज़्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि आई इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोग इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, सही है ना। तो इसमें रास्ता कम गया, इसमें मान लिया हो सकता है 30 गया होगा, तो इसमें हो सकता है क्या हो गया, 30 गया होगा, सही है। इसमें मान लिया जाए 40 चला गया होगा, तो ये ऑफकोर्स कितना चला गया होगा, 30 चला गया होगा, सही है। मेरी बात को समझ में आया क्या, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ठीक ठाक है। तो अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन लिखा जाए, जो सिंपल डेफिनेशन है, एक तो डेफिनेशन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। एक डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द speed of light in a medium, in a medium. Refractive index, it is defined as the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, सही है। यानी अगर दोनों के रेशियो को निकाल जाए तो जो टर्म निकलेगा वही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव। दैट इज क्या मतलब, दैट इज इसका जो मीनिंग हुआ, refractive index is equal to speed of light in air, speed of light in air by speed of light
इन अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू से डिनोट करते हैं या एन से ईटा, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब वन एन म्यू ही चलता है, ऐसे एन से ईटा भी बोल सकते हैं, इसको एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर सी बाई क्या होगा भी, यानी स्पीड एयर को क्या मान लिया सी, अमूमन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को क्या मानते हैं सी मानते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या माने वी माने, ठीक है। अब इसका ये रॉ मटेरियल हुआ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू या एन इक्वल टू क्या होगा सी बाई बी। ओके, एक फिगर के साथ हम लोग अगर देखना चाहेंगे, फिर अब डिस्कशन करते हैं। ये ठीक है, ये एयर मीडियम था और ये कोई एक मीडियम था, कोई भी एक मीडियम, सही है, डेंसर मीडियम होगा। ये आई, ये क्या हो गया आर हो गया। तो लाइट यहाँ से किस में चले, यहाँ एयर की स्पीड को क्या बोलते हैं सी, और मीडियम की स्पीड को क्या बोलते हैं वी बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू और एन इक्वल टू सी बाय बी। नोट्स इसको बनाते हैं, इसके बारे में क्या लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I would like to say that my dear student, क्या इसका कोई SI यूनिट होगा, नहीं होगा। क्यों, अगर SI यूनिट को अगर आप लिखने के लिए जाएंगे तो आप गौर से देखें, C का यूनिट क्या होगा, C का यूनिट क्या होगा, तो C का यूनिट तो हमारा मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि स्पीड है, और V का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड होगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, ये यूनिट लेस है। तो इसको फिजिक्स में कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। ओके, ये यूनिट लेस हो गया। अच्छा, आगे बढ़ाए तो इसको कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब समझे, टेंसर का मतलब समझे, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक क्या हो गया टेंसर हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा पार्ट हो गया, ये टेंसर क्वांटिटी हमारे पास हो गया। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग समझने की अभी कोशिश करेंगे, हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया या फिर उसका क्या हो गया नोट्स हो गया। इसको फिर हम लोग आगे की तरफ इसको एलैबोरेट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक ठीक है, क्या आपने नोट्स बना लिया, आपने इसको लो लिख लिया, तो फिर मैं इसको मिटा तो ना स्क्रीन शॉट ले लो। ओके, मिटा रहा हूं इसको। आओ जरा से इस पे डिस्कशन करते, एक फैंटास्टिक चीज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। डिस्कशन ऑन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट डिस्कशन क्या देखे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाई बी। क्लियर है। अगर मैं इस जगह दो तीन एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, सपोज दैट यह एयर था, यह वाटर था, यह एयर, यह ग्लास, यह एयर, यह डायमंड। थ्री मीडियम्स हमने दे दिया। अगर रे ऑफ लाइट आई एयर से किस में जाएगी वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे, तो आपको इसमें क्या होगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां एयर को स्पीड क्या बोलेंगे सी, और वाटर में स्पीड क्या बोलते हैं वी वाटर में बोल देता हूं। यहाँ एयर में स्पीड को बोलते हैं सी, और इसको क्या बोल देता है वी ग्लास, इसको सी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं वी डायमंड हम बोल देते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रे ऑफ लाइट आई, इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा। सही है ना, कि अगर तीनों कंडीशन में हम देखते हैं कि लाइट एयर से किस में गई अलग मीडियम में गई, एयर से गई वाटर में, एयर से गई ग्लास में, एयर से गई डायमंड में, तो सब में क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। ये तो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर रिफ्रैक्शन होती है, तो इसमें रिफ्रैक्शन हो गई। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक ठाक है। आप इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। सही है। अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसका, तो वहां कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, एक मजेदार बात ये है
एक बड़ा कॉन्सेप्ट और बात आपको कह रहा हूं, जो कि पढ़ाने के दौरान अमूमन मैं नहीं पढ़ा सका। वो बात का कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, रास्ता बदलेगा, उसी मीडियम का क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले डिसाइड क्या करना पड़ेगा, दे करके एरो को डिसाइड करना पड़ेगा। यहां से एरो दिया, ये डिसाइड हुआ, ये एरो गया। अब देख लीजिए यहां से एयर से किस में गई, वाटर में। रास्ता कहां बदला, वाटर में। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, वाटर का। एयर से किस में गया, ग्लास में। रास्ता कहां बदला, ग्लास में। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा। एयर से किस में गया, डायमंड में। रास्ता कहां बदला, डायमंड में। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, डायमंड का निकलेगा। तो ए में क्या लिखेंगे, म्यू किसका, वाटर का है, सी बाय भी वाटर, जो हमारा डिफिनेशन है। सेकंड में अगर मैं कहूं म्यू ग्लास इक्वल टू सी बाय बी ग्लास। थर्ड में क्या कहें, अगर ये इसकी बात करिए, सी वाला की इसकी बात करें, यहाँ पे क्या कहें, बी का हो गया। ये सी की बात करने के लिए जाएंगे तो म्यू किसका, डायमंड का। किसका, सी बाय बी डायमंड। माय डियर स्टूडेंट, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आया होगा। सही है। म्यू डायमंड इक्वल टू सी बाय बी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है। जिस मीडियम में रास्ता बदलेगा, जिस मीडियम में रास्ता बदलेगा, उसी मीडियम का क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अब तीनों में जरा कॉमन लॉ, सिमिलैरिटी क्या है, तीनों में ये कॉमन है, सी सी सी। तीनों में क्या कॉमन है, सी है। यानी कि हर कंडीशन में सी क्या हो रहा है, हर कंडीशन में सी क्या है, सी हर कंडीशन में सी कांस्टेंट है। हर कंडीशन में सी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या म्यू, अब डब्ल्यू नहीं देता हूं, डब्ल्यू वाटर ग्लास प्लस कुछ नहीं देता हूं, ठीक है। सीधा सीधी लिखता हूं म्यू एम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। स्पीड के साथ हमने कैसे कोरिलेशन करने की कोशिश किया, स्पीड के साथ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोरिलेशन करने की कोशिश किया। सही है कि अगर जिस मीडियम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, एयर के लिए तो वो बाउंडेड कर दिया ना, वो तो साफ ही कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफिनेशन में कह दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी आपको जैसे ही सोचा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना है, पढ़ना है, सोचना है, समझाना, जो भी करना है, तो उसमें सीधा सीधे है कि एक मीडियम होगा और क्या होगा, दूसरा मीडियम होगा। सही है। एक मीडियम में क्या होगा, एयर, और दूसरा मीडियम में क्या हो जाएगा, वाटर ग्लास, कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारी चीज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि म्यू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या हो गया, वी एम हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, इसी चीज को यहाँ पर लिखता हूँ, इसी जगह पे क्या लिखूं, अगर किसी मीडियम का स्पीड बढ़ गया या किसी मीडियम का स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अगर किसी मीडियम का स्पीड कम है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि म्यू एम वी एम के साथ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक मीडिया एक फैक्टर अगर बढ़ेगा, दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के साथ आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको क्लीन करता हूं। सही है। आगे बढ़ाओ। देखो जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं कहता हूं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸। हालांकि 2.999 होता है, लेकिन अब फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ने के लिए वो 3 को ही अलॉट किया कि हम लोग 3 के साथ ही पढ़ते हैं। यस, एक्चुअली में स्पीड वैक्यूम का होता है, एयर में तो कुछ ना कुछ कम होगा ना, तो 2.99 करके हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम 2.99 लेते हैं, हम लोग 3 को पढ़ करके चलते हैं। सही है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना है, दूसरा मान लिया जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तीसरा, थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सही है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। तो आप क्या गौर से देख रहे हैं, स्पीड जो होगा, स्पीड जो है
सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो बड़ा है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, वो किससे बड़ा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये नेचुरली होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पलटी कहा जाता है। यानी सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1 मानती है। वाटर का कितना होता है? 4/3। और ग्लास का कितना होता है? दैट तरीके, आई एम सॉरी, म्यू एयर, फिर क्या हो जाएगा? म्यू वाटर, फिर क्या होगा? म्यू ग्लास। एक्सपेरिमेंटली निकला गया है म्यू एयर कितना होता है? 1 होता है। म्यू वाटर कितना होता है? 4/3, यानी 1.33 के रेंज में होता है। और म्यू ग्लास कितना होता है? 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। सही है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाल करके दिखाया गया। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप हुआ। हम उस रिलेशनशिप में क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए आप कमेंट करें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, क्लीन करो इसको। चलिए, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दूसरे टर्म पे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम किस पे देखें? स्पीड पे देखें। डिस्कशन ऑन वेवलेंथ। हम पहले कह दिए लाइट क्या है? वेव है। वेव है तो उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ होगा। वेव है तो उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। ये बात समझ रहे बात को? तो आइए हम लोग क्या समझते हैं वेवलेंथ के बारे में, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले ही लिखा चुका, जब हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कशन कर रहे थे उसी वक्त मैंने आपको लिखाया क्या V = क्या होता है? एफ लैम्डा। सही है। और ये मैंने आपको कहा कि रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ जो कहा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी एफ क्या रहती है? एफ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो फिर V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लैम्डा के साथ हो जाएगा। सही है। क्या मतलब? अगर किसी का लैम्डा बड़ा हुआ है तो उसका V भी क्या होगा? बड़ा रहेगा। सही है ना? लैम्डा बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, और किसी का V अगर बढ़ गया तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जिसका V बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। सही है ना? आपने कभी गौर किया कि ये अगर सपोज दैट, अच्छा मैं इसको अभी इसे आगे ही बता देता हूँ, पहले इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ और फिर मैं उसको ऑटोमेटिकली उसको डिसाइड करवा देता हूँ। ठीक है? ओ सॉरी, मैं मिटा दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। V = क्या था? एफ लैम्डा। एफ क्या है? कांस्टेंट है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा होगा। यानी लैम्डा अगर इंक्रीज कर जाएगा तो V भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। सही है। तो हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? वेवलेंथ के साथ करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान ले कोई मीडियम लेता हूँ, M लेता हूँ, तो C/ क्या होगा? Vm, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सही है। अभी म्यू M बराबर इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ? C = एफ लैम्डा। एफ लिखे लैम्डा किसका? एयर का। फिर एफ लिखे लैम्डा किसका? मीडियम का। आई हैव स्टडीड दिस थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहती है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। म्यू मीडियम बराबर क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। सही है। क्या हमने देखा कि म्यू M = लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। जरा अब इस पे 2-3 गो डिस्कशन हम कर लें। इस पर डिस्कशन ये करने का है कि जब भी लाइट आएगी तो कहाँ से आएगी? एयर से किस में आएगी? मीडियम में आएगी। जैसे हम लोग अभी जस्ट देख रहे थे, ये एयर है, ये वाटर है। लाइट कहाँ से आई? एयर से किस में आई? वाटर में आई। दूसरा, लाइट आई किससे? एयर से किस में आई? ग्लास में। लाइट आई एयर से किस में आई? एयर से डायमंड में लिए थे। सही है ना? तो सब कंडीशन में लैम्डा क्या होगा? एयर होगा।
सही है ना, वेवलेंथ के फॉर्म में लेमडा एयर, फिर क्या होगा लेमडा एयर, फिर क्या होगा लेमडा एयर, यहाँ क्या होगा लेमडा वाटर, यहाँ क्या होगा लेमडा वाटर, यहाँ क्या होगा लेमडा वाटर, सॉरी लेमडा ग्लास, और यहाँ क्या होगा लेमडा डायमंड होगा। सही है। अब जरा उसी लॉ पे चलते हैं कि हर कंडीशन में लेमडा एयर क्या रहेगा, सेम रहेगा हर कंडीशन में। क्यों कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या बांध दिया, लाइट कहाँ से आनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए एयर से, कहाँ आनी चाहिए एयर से, मीडियम के अंदर में आना चाहिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकती है, डायमंड भी हो सकती है, ये वक्त के साथ साथ देखते जाएगा। सही है। तो जब हम उस फॉर्मूला जो फर्स्ट में फॉर्मूला दिया लेमडा मीडियम इक्वल टू ये दिया होता, अगर उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, लेमडा एयर बाई लेमडा मीडियम। सही है। अब यहां से समझो लेमडा एयर तो सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज लेमडा मीडियम क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई। सही है, सही है। ओके मैं टॉप का क्लीन करूं। क्या देख रहा हूं कि म्यू मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होगा लेमडा मीडियम। इसी चीज को आगे प्रोसीड कर रहा हूं, लिख रहा हूं क्या मतलब म्यू एम। ठीक है, अगर लेमडा मीडियम बढ़ गया तो म्यू मीडियम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सही है। जिस मीडियम में जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली कम होगा। ये बात हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं इससे कि प्रिज्म में एक चीज आपने देखा होगा कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास करती, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट ब्रेक्स डाउन इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। आप पढ़े हैं ना भाई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा कि अगर सपोज दैट ये एक प्रिज्म, इसी चीज को यहां से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, सही है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, तो रे ऑफ लाइट सपोज दैट यहां पे आके टकराई। सही है, तो ये आपका इस तरह से चला गया और ये कितना पार्ट में टूटा, ये 7 पार्ट्स में आपका टूटता है। तो जो टॉप का जो पार्ट होता है, टॉप का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड हो जाता है, और बॉटम का जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट होता है। सही है, क्लियर है, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। विब्जियोर टॉप पे क्या रहता है, रेड रहता है, और नीचे बॉटम में क्या रहता है, वायलेट रहता है। अब इसी चीज को यहां पर लेकर के आओ। सही है, लाइट एक्चुअली में कैसे जाना चाह रही है, इस तरह से जाना चाह रही है तो रेड भी बेंड किया और वायलेट भी बेंड किया। अब सवाल उठता है कि कौन ज्यादा बेंड किया, बेंड कौन ज्यादा किया, वायलेट ज्यादा बेंड कर गया। तुम देखो जाना इस तरफ चाह रहे थे आगे, इसका एंगल क्या, वायलेट का एंगल ज्यादा है और रेड का क्या है, कम है। याद करो उसमें क्या कहता है, फिनोमिनन में कहता है इट इज अ फिनोमिनन इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि यहाँ रेड और वायलेट दोनों ने ही क्या कर दिया, रिफ्रैक्शन, दोनों का रिफ्रैक्शन हो गया, दोनों अलग अलग मीडियम में, दोनों अलग अलग पाथ में चला गया, ये किसी और में गया, ये किसी और में गया, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन यह ज्यादा बेंड कर गया, किसके रिस्पेक्ट में, रेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसमें ज्यादा बेंडिंग होगा, जिसमें ज्यादा बेंडिंग होगा इसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जो ज्यादा रास्ता को बदलेगा, जो ज्यादा रास्ता को बदलेगा, चेंज करेगा, उसका रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे हम लोग स्टडी में पाते, ऐसे रफ ले रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ कि वायलेट ऑफ रेड कलर कितना लिया जाता है, अमूमन 8000, आगे पीछे चलता है, ठीक ठाक है, 8000 एंगस्ट्रॉम को लिया जाता है। और लेमडा वायलेट को कितना लिया जाता है भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम को लिया जाता है। तो आप खुद समझो कि वायलेट का वेवलेंथ क्या कम है। देखिए वायलेट का वेवलेंथ कम है, किससे, रेड के वेवलेंथ से। और यहाँ क्या कहता है, जिस मीडियम का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब म्यू वायलेट ज्यादा होगा किससे, म्यू रेड से। सही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाएगा, यह रिफ्रैक्शन पे डिपेंड कर जाएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डायरेक्ट रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी रिफ्रैक्शन वायलोट का बढ़ गया, किससे, रिफ्रैक्शन ऑफ रेट से क्या हो गया, बढ़ गया। और आप फिगर में साफ साफ देख सकते हो कि रेट का रिफ्रैक्शन कम हुआ है, वायलोट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। वायलोट ने रास्ता ज़्यादा बदला है और रेड ने रास्ता को क्या किया है, कम बदला है। इस हिसाब से यह जो ओरिजिनल चीज़ है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, यह चीज़ यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर देता है। हैंस यहाँ से क्या समझ सकते हैं, ये होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अगर नहीं समझ में आता है 2-4 बार आप वीडियो को इसको देखो, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक ठाक। फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा अपना IQ लेवल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फिजिक्स अध्यात्म की चीज़ है, ठीक ठाक, गौर खोज करने की चीज़ है। जितना ज़्यादा इसको आप देखोगे पढ़ोगे उतना ही समझ में आता है। सही है। इसलिए हम एक बात शायरी में ही कहते हैं कि कर नशा किताब का शराब में क्या रखा है, कर नशा किताब का शराब में क्या रखा है, शराब तो खराब है, शराब में क्या रखा है। इंसान इबादत कर रब से उस हद तक, इंसान कर इबादत रब से उस हद तक, जाना तो जन्नत है, दुनिया में क्या रखा है, जाना तो जन्नत है, दुनिया में क्या रखा है। सही है ना। तो उस हद तक आप करो, दिन भी बनेगा और दुनिया भी बनेगा। ठीक है। तो अब क्या कहना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे आ गया, वेवलेंथ पे आ गया। 2 टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसको मैं मिटाऊं। ठीक है, ओके। तो आज यहीं पे अपना क्लास को हम बंद करते हैं इस चीज को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी स्पीड जो बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ हम लोगों ने डिस्कशन को देख लिया। अब इसके बाद 2-3 टर्म और भी आता है, एंगल पे भी देखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन पे भी देखेंगे। ये चाहे 4-5 प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आता, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखो, तो आप मेरे को मैसेज करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका हैंडल है @IINAAT Physics। ओके, थैंक यू वेरी मच।